नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। सादर नमस्कार पत्रकार बंधुओं, मैं भास्कर राव रोकड़े। एक सम्यक अभियान हमने शुरू किया था 2 मई 2022 से मध्य प्रदेश में, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ने हेतु विशेष अभियान था। उसमें ओबीसी, ईबीसी और अत्यंत पिछड़े समाजों को न्याय दिलाने का भी विशेष अभियान रहा है। इसके साथ साथ देश में जो देसी रियासतें राजा महाराजा हैं, उनके पास अकुत संपत्ति है और पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, उन सभी को सरकारी करने हेतु 7 सूत्री मुद्दों को लेकर अभियान चला। मध्य प्रदेश में वह अभियान बड़ा व्यापक रूप ले चुका है और उस अभियान को अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ सम्यक अभियान के चीफ कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, सम्यक अभियान के सेक्रेटरी हेमराज शंकुले जी हैं। इस अभियान की व्यापकता तो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस बीच ये जो संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने घोषित किया, इसको लेकर मेरे मन में उथल पुथल मची, ये आखिर क्यों। इससे पहले मैं थोड़ा और भी अपना परिचय 1 मिनट के अंदर देना चाहता हूं। मैंने अब तक 30 पुस्तकों की रचना किया है, प्रमुख समाचार पत्रों में संपादन भी किया है। इसके अलावा समता, समानता, सम्यकता, सम्मान और स्वाभिमान जैसे विषय को लेकर 1989 से ही निरंतर विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, समारोह आदि करता रहा हूं। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में जाने के लिए भी प्रशिक्षण देता रहा हूं और पत्रकारिता का भी प्रशिक्षण सन 89 से ही देता चला आया हूं। और आप सब लोगों के स्नेह, आशीर्वाद एवं विशेष अनुकंपा से कहना चाहिए कि सन 1995 से ही मुझे चोटी के नेताओं ने गुरुदेव बोलना शुरू किया और पता नहीं देखते ही देखते मेरा एक नाम गुरुदेव भी हो गया। मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाम तो फिलहाल है ही। सम्माननीय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 जुलाई अभी हाल ही में को देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्वीट किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। उसी ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बातों को रखा कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है। यहां मैं मनाने जैसे शब्द का उपयोग कर रहा हूं, उन्होंने लिखा है इसलिए। उसी तारक में दूसरे ही दिन 13 जुलाई को भारत का राजपत्र असाधारण में गृह मंत्रालय की अधिसूचना इस आशय की प्रकाशित हो जाती। मैंने इन तीनों चीजों को देखा, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कितना अध्ययन करना होता है, लेखन के क्षेत्र में कितना अध्ययन करना होता है। तो
अध्ययन था, घटनाओं की जानकारी थी। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। संविधान हत्या दिवस अर्थात संविधान की हत्या हो गई थी, ये भारत सरकार मान रही है। कब? 25 जून 1975 को, आज से 49 साल पहले। तब जब संविधान की हत्या ही हो गई तो उसके बाद देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। नया संविधान अस्तित्व में कब आया, और यदि नहीं आया तो क्या हम मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहे हैं? इस संविधान का निर्माण साधारण बात नहीं थी। 1946 में इसकी शुरुआत की गई, फिर देश का विभाजन हुआ, 299 सदस्य संविधान सभा के रह गए हमारे भारत में, और भारत के संविधान के लिए संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। 299 सभा कर सब तरह की समस्याओं का, जीवन शैली का, भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन किया, और सबकी सिफारिशें बनी। कई कमरे भर गए थे उन सिफारिशों से। और उसके बाद में संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास रखा गया। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और मेरे ख्याल से पत्रकार बंधुओं से अधिक कोई नहीं जान सकता। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज हमारे सामने आ जाते हैं। हमको एक कालम, 2 कालम, 3 कालम, 4 कालम में न्यूज समेटनी होती है, या एक पुस्तक के रूप में कोई किसी रचना को सामने लाना होता है, तो शुरू कहां से करें समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, केवल लिपिबद्ध करना नहीं है, क्रमबद्धता के साथ लिपिबद्ध करना एकदम जटिलतम कार्य है। और उस जटिलतम कार्य को डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरा किया। जब यह कार्य पूरा हुआ तब 30 नवंबर 1949 को यह भूमि, नागपुर की भूमि, इस देश के लिए कई प्रकार के संकेत देती आई है। ये गुरु भूमि है, यहां से कई चीजों की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा लिया था, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की एपिसोड जिसके बारे में मैं 1 मिनट में आगे बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म अपनाया था, यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को प्रकाशित किया कि इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन शासन पद्धति में जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई थी उसको यहां इस संविधान में नजरअंदाज किया गया है। मतलब विरोध वहीं से शुरू हो गया। उससे पहले भी विरोध की शुरुआत हो चुकी थी हिंदू कोड बिल को लेकर के, लेकिन आखिर विवादित स्थितियां देखते हुए बिना हिंदू कोड बिल के ही संविधान की रचना हो गई। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। लोग कहते हैं लागू हो गया, या जैसे हमारी किताब प्रकाशित होती है, किताब का विमोचन होता है, जिस दिन किताब का विमोचन होता है उस दिन मैं कहता हूं इस किताब की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा यानी अपनी रचना को हम जीवंत मानते हैं। तो वो जीवंत रचना संविधान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं तो मानता हूं 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हिंदू कोड बिल को लेकर फिर चालू कवायद हुई। यहां बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल एक मत थे हिंदू कोड बिल को लेकर के, लेकिन चुनाव सिर पे आ गया 1952 का। तो उस चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें 2 कदम पीछे हटाना पड़ा नेहरू जी को, कि चुनाव के बाद में उन्होंने आश्वस्त किया अंबेडकर जी को कि चुनाव के बाद इसको अलग अलग भाग में बांटकर हम पूरा का पूरा लागू करवा लेंगे, और बाद में 6 भागों में बांटकर हिंदू कोड बिल को लागू भी किया गया। इससे पहले क्या हुआ, इस हिंदू कोड बिल को लेकर करपात्री महाराज जो राम राज्य परिषद के संस्थापक थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया देश में।
आरएसएस ने दिल्ली जैसे राजधानी स्थल में 27 सभाएं ली, बड़ा आक्रामक रूप अपना लिया गया और किसी तरीके से वो हिंदू कोड बिल लागू ना हो। बाद में हो गया लागू, तो आरएसएस जैसे संस्थान को जनसंघ बन चुकी थी। उसके बाद इधर राम राज्य परिषद था, हिंदू महासभा, इन सब ने उस संविधान का विरोध उस समय से ही करना जारी रखा। अर्थात संविधान लागू होने के 1 साल पहले से लेकर निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही। मैं यहाँ पर क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों संविधान हत्या दिवस घोषित किया, उस पर बहुत जल्दी उसी मैटर पे 1-2 मिनट के अंदर ही आ रहा हूँ। उसके बाद में 1960 के दशक में पचमढ़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने सामंतशाहियों के खिलाफ तीखे शब्दों में प्रहार किया। तो उस बात को लेकर राजमाता विजया राजे सिंधिया, ग्वालियर रियासत की रानी जो थी, उन्होंने बड़ा विरोध लिया कि इनने हमको देखते हुए ये चीजें कहा। और उसी समय से सभी रियासतदारों ने एकता बताना शुरू कर दिया और विरोध शुरू किया। मध्य प्रदेश में द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिरा के संयुक्त विधायक दल की सरकार बना दी गई और ये क्रम निरंतर चलता रहा। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं को मिले विशेषाधिकार एवं राज भत्ते को बंद करने के लिए विधेयक संसद में लाई। पहली बार 1 सितंबर 1969 को लोकसभा से तो पारित हो गया था विधेयक, लेकिन राज्यसभा में मात्र 1 मत से पिछड़ गया और वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ने हार नहीं माना और उन्होंने तत्काल 5 सितंबर को ही राष्ट्रपति से चर्चा कर अध्यादेश लागू करने के लिए कह दिया और अध्यादेश लाकर राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और राजभत्ते बंद करने का निर्देश जारी हो गया। देश के पूरे राजा महाराजाओं ने, और उस समय में कहते हुए हमें कष्ट होता है, लेकिन उस समय ये जनसंघ और भी अन्य दल सभी लोगों ने मिलकर के विरोध किया, न्यायालय गए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1969 में ही उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, अवैधानिक, असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त किया गया। उसके बाद 1970 में पुनः प्रिवी पर्स बंद करने हेतु प्रस्ताव लाया गया, विधेयक लाया गया और वो विधेयक लोकसभा में 1 मत से पारित हुआ। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है और इतना विस्तार से बताने का भी समय नहीं है, लेकिन राजा महाराजाओं ने इस बात का बहुत अधिक विरोध किया और उसके बाद 1971 के चुनाव में देश भर के राजा महाराजाओं ने अपने प्रत्याशी खड़े करके चुनाव लड़ाए। इंदिरा गांधी का पुरजोर विरोध शुरू हुआ। कांग्रेस का एक विभाजन हो ही गया था। विभाजन के बाद में जो कांग्रेस के दूसरा दल था वो भी जनसंघ के साथ मिल गया था। इसी बीच में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का बिल लाया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जो बिल लाया गया था उसमें हम एक बताना चाहते हैं, नागपुर में हूं इसलिए मैं भी दिल्ली में भी जब पत्रकार वार्ता हुई ये बात नहीं कहा, लेकिन नागपुर में बैठा हूं, ये बोलना बहुत जरूरी है कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो आरएसएस के नेता थे, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था, उन्होंने इससे फायदा गिनाया था, लेकिन आरएसएस ने पूर्ण रूपेण इसका विरोध किया और जनसंघ ने विरोध किया, अन्य सभी दलों ने विरोध किया, फिर भी बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये बड़ा कदम था। बैंक राजा महाराजाओं और पूंजीपतियों के सिंगंजे में थे। इस वजह से राजा महाराजाओं के साथ अब पूंजीपति भी आ गए। इंदिरा जी का विरोध यहां शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो रियासत काल में चल रहे उद्योग थे उनका सरकारीकरण करने का इंदिरा जी ने निर्णय लिया ताकि उसमें कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से न निकाला जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। तो घाटे में चल रहे उद्योगों को सरकारी करके सरकार पर बोझ डाल रही है, ये कहते हुए विपक्ष ने विरोध शुरू किया। उसके पश्चात धनबाद में एक घटना घटी, लाइन में खड़े करके कोल माइंस के कर्मचारियों को मार डाला गया, एक जो कोल माइंस का संचालक था उसके द्वारा। तो इंदिरा जी ने
देश के प्रमुख खनिजों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय ली और पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो पूंजीपतियों के हाथ थी उनमें हड़बड़ाहट मच गई, परेशान होने लगे और देश के सारे पूंजीपति और सामंतशाही राजा महाराजा पुराने सब एकजुट होकर इंदिरा जी का विरोध करने लगे। इस बीच सन 1971 में ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। वो किन हालातों में हुआ, लंबी कहानी है। पहले हम अटैक करने वाले थे, फिर उनने कर दिया, उसके साथ में इनने अटैक किया। लेकिन अटैक करने के पहले, चूंकि ये नागपुर की धरती है, ये बात का भी उल्लेख यहाँ बहुत जरूरी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, मर्यादा कहां होती है ये बात को देखा जाए, ये तानाशाही शब्द का उपयोग कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद की और उनसे कहा, अटल जी मेरा आपसे आग्रह है, आप आरएसएस मुख्यालय जाइए, गुरु गोलवलकर जी से मेरी बात कराइए, ये सेना का प्लेन लेके जाइए, वहां हॉटलाइन की व्यवस्था कर दी जाएगी, हॉटलाइन पर मुझसे फोन पे बात करा दीजिए। तो क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं उस बारे में बताऊं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने यह पूरा दृष्टांत मुझे बताया था कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे अटल जी के साथ में। तब उन्होंने एक सवाल किया कि अटल जी आप प्रतिपक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उसके बावजूद आपने इंदिरा गांधी को पाक में मिली सफलता के बाद दुर्गा का अवतार क्यों कहा? तब अटल जी ने यह प्रश्न सुनाया कि मैंने दुर्गा का अवतार इंदिरा जी को नहीं कहा था, बल्कि इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार गुरु गोलवलकर जी ने कहा था। हुआ यूं कि जैसे अटल जी यहां आए, गुरु गोलवलकर जी से मिले, उन्होंने बताया कि इंदिरा जी ने मुझे कहा है, आग्रह करके भेजा है आपके पास में कि मैं आपसे बात करा दूं, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जैसे इनने फोन उठाया, इंदिरा जी ने कहा, गुरुजी मैं पाकिस्तान पर अब हमला करने जा रही हूं, पाकिस्तान को 2 भागों में बांट देना है। यह सुनते ही गुरु गोलवलकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, तू दुर्गा का अवतार है, दुर्गा का अवतार, और तुम ही यह काम कर सकती हो। इस बात को बाद में अटल जी ने दिल्ली में जाकर के मीडिया के सामने रखा और बाद में पूरे मीडिया में अभी भी जहां पर भी आप साहित्य देखते हैं तो उसमें यही उल्लेख मिलता है कि अटल जी ने ही इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था, जबकि अटल जी ने बताया कि उन्होंने दुर्गा का अवतार नहीं कहा था, बल्कि गुरुजी ने कहा था और उस बात को उन्होंने दोहराया था। एक बात यह हुई, बड़ी भारी सफलता मिली, पाकिस्तान 2 टुकड़े में बटा, इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच 1974 18 मई 1974 को विश्व समुदाय के सामने भारत की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। अमेरिका जैसे देश ने कई बंदिशें लगा दी, 2 शक्तियों में बटा हुआ था पूरा विश्व, और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विश्व में भारत की शक्ति क्यों इतनी बढ़ रही है, इस बात पर पूरे विश्व की नजर थी और विश्व भारत में उथल पुथल मचाना चाहता था, हस्तक्षेप करना चाहता था। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत की और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की। अब यहां एक बात आती है, अधिकतर हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनको भी सुनने में यह बात आती होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था और 6 साल तक उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस कारण से वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। और ये आमतौर पर यही चर्चा होती है, यही बात फैलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हुआ था, यह बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद अपील करने की व्यवस्था होती है। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में अपील की इंदिरा जी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की थी। तो उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं थी।
यहां ये बात भी क्लियर हो गई। इसी बीच उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था गरीबी हटाओ अभियान के तहत। इससे भी लगा कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पूरे देश भर के सारे पूंजीपति और सामंतशाही और जितने इंदिरा हटाओ वाले नेता एकजुट थे। इस कारण से आपातकाल लगाना पड़ा, क्योंकि अगर यहां विद्रोह होता, देश में आंतरिक व्यवस्था गड़बड़ाती, तो विश्व की वो शक्तियां यहां हावी हो जाती, प्रतिक्रियावादी देश हावी हो जाते और भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता था। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आती है। तो 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए आपातकाल लागू करने की सिफारिश मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर की थी, संविधान की हत्या करके नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है, नंबर 1। दूसरी बात, जो ये बार बार मीसाबंदी मीसा कानून की बात करते हैं, अमूमन सभी देशों में जब सीमा पर युद्ध होता है तो आंतरिक व्यवस्था को, देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु इस प्रकार के कड़े कानून लागू किए जाते हैं। तो मीसा कानून सन 1971 में लागू किया गया था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यह है मीसा। मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए मीसा कानून 1971 में लागू किया गया, 1975 में नहीं। यह बात अलग है कि मीसा कानून के लागू होने पर, आपातकाल के लागू होने पर, अब मीसा कानून तो पहले लगा था, आपातकाल के लागू होने पर मीसा कानून के दुरुपयोग की बात सामने आने लगी। जो राजनेता सड़क पर उतरकर आंदोलन आदि चलाते थे, उन पर रोक लगाने के लिए निश्चित रूप से मीसा कानून के तहत गिरफ्तारियां की गई। प्रभावित पक्ष हमेशा किसी भी इस प्रकार की धारा या नियम कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। ये दुरुपयोग का आरोप तक सही है, लेकिन संविधान की हत्या वाला शब्द अपने आप में सही नहीं। मैं आपातकाल का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, बिल्कुल पक्षधर नहीं, क्योंकि देश में आपातकाल लागू करने पर उसे स्वीकार्यता देशवासियों से नहीं मिल पाई थी। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कि एकाएक भारत में नोटबंदी अभी वर्तमान में जो हमारे मोदी जी ने लागू किया, एकाएक नोटबंदी लागू की गई, तो उसे भी देश की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। मेरा मानना है कि ये दोनों ही, आपातकाल लागू करने का निर्णय और नोटबंदी का निर्णय भी संविधान के दायरे में हुआ है, संविधान से हटके नहीं हुआ है, संविधान की हत्या करके नहीं हुआ है। हाँ, संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग की बात की जा सकती है, और एक वर्ग दुरुपयोग का आरोप लगाएगा, दूसरा वर्ग बताएगा कि इस कारण किया गया, काले धन को रोकने के लिए किया गया, नोटबंदी के लिए बताएंगे, और इंदिरा जी के टाइम के लोग बताएंगे कि भाई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था इसलिए आपातकाल लगाया गया। लेकिन ताबड़तोड़ पता नहीं क्या हुआ, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले संविधान बदलने की बात, और एक और हम संविधान को बचाएंगे, ये सब चलता रहा। हम सब जानते हैं कि इंडिया वाले बोलते थे संविधान को बचा के रहेंगे, और एनडीए वाले बोल रहे थे, या सुनने में आ रहा था कि संविधान में बदलाव होगा। ये बात के टकराव तो थी ही, और अभी अचानक सरकार जो भी बहुमत के करीब करीब पहुंची, या बड़ा मुश्किल से बहुमत जुटाया मिला है, तो इन लोगों ने एकाएक संविधान हत्या दिवस घोषित करने का निर्णय ले लिया। बड़े आश्चर्य की बात है, यह ऐसे कैसे संभव है। दूसरी चीज, अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है, राजपत्र का प्रकाशन सप्ताह में 15 दिन में एक निश्चित तिथि को होता है। यदि कोई अत्यंत अनिवार्य बात आ जाती है, नई व्यवस्था देनी होती है, तब किसी भी दिन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। उसको असाधारण राजपत्र बोलते हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी यहाँ पर, तत्काल ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि संविधान हत्या दिवस घोषित करना पड़ा, असाधारण। दूसरी चीज,
राजपत्र में जो घोषित किया जाता है उसमें संविधान के प्रावधान देने पड़ते हैं कि किस प्रावधान के तहत सरकार की ओर से ये व्यवस्था दी जा रही है। और यदि वहां प्रावधान नहीं है तो अध्यादेश ला करके उस अध्यादेश का उल्लेख उस राजपत्र में किया जाता है। बाकी राजपत्र में कोई राजनीतिक बात नहीं लिख सकता। ये राजपत्र में जो जारी हुआ आप लोगों ने सब देखे होंगे, आपके सबके मोबाइल में पड़ा हुआ है, उसमें कोई संवैधानिक बात नहीं लिखी गई है। हमारा मानना है कि वो अपने आप में असंवैधानिक है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र भेजा है कि प्रधानमंत्री जी, आपसे बड़ी भूल हो गई है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, आप अपने आप में असाधारण हैं। आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हम सबके अभिभावक भी हैं। अभिभावक से भी गलती हो जाती है। आपसे भूल हो गई, भावावेश में हो गई होगी। पार्टी के लोगों ने बोला होगा कि आपातकाल के दौरान ऐसा ऐसा हुआ है, इसको तो संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया जाए, और आपने भावावेश में उसको संविधान हत्या दिवस घोषित करने की इजाजत दे दी और गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी भी कर दी। ये भूल हो गई है, बड़ी भूल हो गई। संविधान प्रधानमंत्री जी, आपसे कृपया करके हम पर हमारे इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अनुग्रह कर दीजिए। हमें अब तक इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारा संविधान मर गया, संविधान हत्या दिवस घोषित हो गई। हमारा संविधान जीवित है, ये एहसास हमें लौटा दीजिए। केवल हम एक प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। उसके बाद हमने 25 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अब हर जगह की राजधानियों में जाकर के भी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, हमारा आग्रह जाए, और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को जैसे ही भूल का एहसास होगा, निश्चित रूप से वे अपने इस निर्णय को वापस ले लेंगे। और यदि वो निर्णय वापस नहीं लेते, तब ऐसी स्थिति में हम न्यायालय भी जा सकते हैं आग्रह लेकर के। ये मुख्य बात इसमें यह है, आपके सामने आखिरी पॉइंट ये कि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई, तो उसके बाद में आपातकाल लगा। फिर आपातकाल का समापन क्या संविधान के प्रावधानों के तहत कैसा हुआ? फिर चुनाव किस प्रावधानों के तहत हुए? फिर नई सरकार ने शपथ किस प्रावधानों के तहत लिया? सरकार किन प्रावधानों से चल रही है? पुलिस कार्रवाई किन प्रावधानों से कर रही है? ये देश का संचालन किन प्रावधानों से चल रहा है? हम कहां हैं? हम बिना संविधान के हैं। इससे विश्व मंच पर बड़ी विचित्र स्थिति बन जाएगी। आमतौर पर कि विश्व के अन्य देश किसी देश को मान्यता देते समय भी ये विचार करते हैं कि उस देश का संचालन संविधान के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि ये पता चलेगा हमारी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को, विदेशियों को, हमारे विरोधियों को, कि भारत का संविधान तो 49 साल पहले ही मर गया है, उसकी हत्या हो गई है और बिना संविधान के भारत चल रहा है, तो विश्व मंच पर हमारी स्थिति क्या होगी? बड़ी परेशानी आ जाएगी। हो सकता है ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी तत्काल नया संविधान बनाने की घोषणा कर दें। लेकिन आप नया संविधान तो बना लेंगे, बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर भी आप सोचिए तो सही, उन 49 सालों का क्या? उन 49 सालों में जितनी कार्यवाहियां हुई है, जितने प्रकरण न्यायालय, बस मैं एक मिनट, प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं, क्या वो वापस कर लेंगे? क्या उन 49 सालों को जीरो कर देंगे? ये मेरी पूरी बातें हुई। अब आप लोगों के जो भी सवाल होंगे मैं उसके लिए तत्पर हूं। सर, आपने आज जो पत्रकार परिषद ली जी, बहुत अच्छी ली, लेकिन आपको क्या कहना है, मैंने एक शॉर्ट में बताया। हमने प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र भेजा है कि संविधान हत्या दिवस घोषित करके बड़ी भूल हो गई है, इस भूल को सुधार किया जाए, अन्यथा विश्व मंच पर बड़ी विकट स्थिति पैदा होगी। हमारा संविधान मरा नहीं है, संविधान जीवित है, इस बात का एहसास दिला दीजिए। यदि मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा अपना समय? अगला कदम हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में याचिका लगाएंगे
सर संविधान की हत्या कौन कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरा मानना है कि संविधान की हत्या कोई कर ही नहीं सकता। संविधान कालजयी है, संविधान जीवन मृत्यु से परे है, इसकी हत्या कौन कर सकता है? आपने संविधान की हत्या करके नोटबंदी एक ही। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।